Welcome back to the channel of Chem Pacific. In this video, I'm going to discuss with you about the molecular orbital diagram of ferrocene. This is a very important video. And before you watch this video, I would like to request you to watch my previous video because over there I already explained you about the symmetry elements. So if you want to understand this video properly, do watch it out. It will be very beneficial to you. Before we get started, if you're new to our channel and if you want to explore more, consider subscribing Chem Pacific. And also if you like a video, do press the like button. Now let's get started. So I already informed you that कोई भी molecular orbital diagram if you want to study, there are two important points that you must keep it in your mind. Point number one is the symmetry element, which I already discussed in my earlier video. Do check it out. I'm not elaborating it in this video anymore. Now next जो है, that is the energy difference. This is also very important. Now यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ. प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिए. यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ, अगर कोई मेटल और जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच जब उसे कंबाइन करते हैं टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, देन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम शुड बी कंपेरेबल. मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बट इट शुड बी कंपेरेबल. व्हाट हैपन्स इफ द एनर्जी गैप बिकम्स वेरी लार्ज? सो उस टाइम क्या हो जाता है, उस टाइम देखो प्रॉपर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनर्जी गैप दोनों में बहुत ही ज़्यादा हो जाता है. बट इन साइंस इट इज सेड दैट नथिंग कैन बी एब्सोल्यूट. ठीक है. सो दैट इज वाई, फॉर एग्जाम्पल, इफ द एनर्जी गैप बिटवीन दिस मेटल एंड द लिगैंड इज वेरी लार्ज, देन दे माइट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू सम एक्सटेंट. ठीक है. अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो जाता है, द ऑर्बिटल विच इज, तो उसमें तो प्रॉपर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो जाए. लेकिन एब्सोल्यूट तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए होगा. And then the molecular orbital which will be close to the metal will be named as metal based orbital, will be known as metal based orbital. And the molecular orbital which will be close to the ligand energetically will be known as ligand based orbital. Ligand based orbital. ऐसा भी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो एटॉमिक ऑर्बिटल, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, अगर वो dz² है somehow, then you can also name this molecular orbital as dz². This is very important point which I am going to apply this concept in this MO diagram also. So please understand this and focus on this thing. So and अगर for example इसका नाम px है, so you can also pz है, then you can also name this at pz. ठीक है. which is the ligand based orbital. These are two important things which must be kept in your mind. This is very very important. Next और भी हमने पढ़ाई किए थे that अगर आयरन है and also you have the Cp. तो Cp में आपका क्या था, आपका जो A था, A मतलब नॉन डिजेनरेट, इसलिए A में एक ही हो सकता है, इसलिए A1 था और A2 था, है ना. वहाँ पे हमने आप लोगों को बताया था that A1 जो था it was the gerard and A2 अनजेरड. तो देन यू हैव ई में आपका दो हो सकते हैं क्योंकि ई मतलब डबली डिजेनरेट. E1 दो बार आप लिख सकते हो, उसमें एक हो जाता है जेरड, एक हो जाता है अनजेरड, है ना. सिमिलरली E2 में भी आप दो लिख सकते हो, एक हो गया था जेरड और दूसरा हो गया था अनजेरड. तो फिर वहाँ पे जब आप मैच कर रहे थे तो हमने देखा था दैट आपका जो A1G था वो सिमेट्रिकली मैच हो रहे थे विद द 4s ऑर्बिटल ऑफ द आयरन एंड ऑल्सो विद द 3dz² ऑफ द आयरन. लेकिन उसमें एनर्जेटिकली 4s वॉज मोर सुटेबल. और वहाँ पे नेक्स्ट हमने देखा था दैट A2U जो था ये सिमेट्रिकली मैच हो रहे थे 4pz एंड दिस टू वर रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना. ठीक है. उसके बाद हमने देखा था जो आपका E1U है वो सिमेट्रिकली मैच हो रहे थे 4px एंड ऑल्सो 4py के साथ. एंड नेक्स्ट हमने देखा था जो E1 जेरड था वो आपका मैच हो रहे थे 3dxz एंड 3dxyz.
ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने आप लोग को बताया था, थोड़ा मैं रिकैप कर लेती हूँ, दैट सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन यूजुअली वहाँ पे द जेड एक्सिस इज कंसिडर्ड एज अ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, इसलिए जो भी आप हमने ऑर्बिटल लिया है डी या पी, दोनों जेड एक्सिस ही है। सो 3d जेड स्क्वायर और 3d जेड स्क्वायर के जो परपेंडिकुलर एक्स जेड एंड वाई जेड, वो क्या हो रहा था, वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे थे, है ना। नाउ वन मोर थिंग, देखो ये भी मैंने आप लोगों को बताया था दैट पी ऑर्बिटल जो होता है वो अनजियोडेड इन नेचर होता था, इसलिए आपको याद रखने के लिए तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अनजियोडेड है उसके साथ मैंने मैच किया पी, बिकॉज पी इज ऑल्सो अनजियोडेड इन नेचर. This I already explained to you. Do check my previous video. And D जो है ये जेडेड इन नेचर है, इसलिए E1 जो G होगा उसमें आप D ऑर्बिटल को मैच कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमने बताया था दैट उसके साथ जो आपका था उसके साथ जो हमारा था वो है E2. E भी आप E2 भी आप दो बार लिख सकते हो क्योंकि डबली डिजेनरेट है, ठीक है। वहां पे हमने बताया था दैट E2 जेरेड जो था, जेरेड माने वहां वो किसके साथ एनर्जेटिकली मैच है, ऑब्वियसली डी ऑर्बिटल ना, एक्स एंड वाई जेड तो आपका हो ही चुका है बिकॉज दे वर परपेंडिकुलर टू द 3d z square. Now E2G जो है, now this is going to be this is going to result in the formation of the delta bond formation, और जो remaining है dxy and dx square minus y square. तो फिर क्या होगा, दिस रिजल्ट इन द डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन. और ये जो है E2U जो है ये नॉन बॉन्डिंग वे में रह जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग वे में रह जाएंगे ना. यहाँ पे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए थे दैट n+l रूल से हमने देखा था दैट 4 + 0 विच इज 4 हो जाएंगे, तो एनर्जेटिकली दिस इज लोअर इन एनर्जी, सो दिस एक्चुअली कंबाइंस विद द A1G. और यहाँ पे जो 3d z² है, दिस इवन दो ये सिमेट्रिकली A1G के साथ मैच हो रहा है, बट दिस विल रिमेन नॉन बॉन्डिंग, but this will remain in the non-bonding state. तो यहाँ पे हमने एक चीज देखा है दैट द टू ऑर्बिटल्स, वहाँ पे जो E2 है ये आपका नॉन बॉन्डिंग है एंड ऑल्सो द 3d z² ये भी आपका नॉन बॉन्डिंग है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द एमओ डायग्राम. नाउ सी, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे जो व्हाट आर द ऑर्बिटल्स व्हिच आर एंगेज्ड इन द CP रिंग में A1G A2U. E1 में जेरेड अनजेरेड होगा एंड E2 में जेरेड अनजेरेड होगा, इजी हो गया. और फिर 3D जो है वो एनर्जेटिकली 3D वो जेरेड होता है, उसका सिमेट्री इसमें A1G E1G E2G जो मैंने अभी अभी बताया दे आर इन करेक्ट सिमेट्री. 4S के साथ E1G हो गया एंड 4P के साथ A2U हो जाएंगे और ऑल्सो हो जाएंगे आपका E1U. जैसे जो आपका मैंने यहाँ पे दिया है सिमेट्री E1U, ये सिमेट्री मैच, ठीक है. यहाँ तक आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. एंड यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स है दे आर द 3D 4S एंड 4P ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल. तो ये मेटलोसिन आप बोल सकते हो, पहले हम मेटलोसिन करेंगे उसके बाद हम मेटल को आयरन डाल देंगे, वो बन जाएंगे फेरोसिन. तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था दैट द 3d z² जो है एंड E2U ये नॉन बॉन्डिंग. तो मैंने देखो E2U को ये आपका हो गया नॉन बॉन्डिंग एंड जो 3d z² जो है वो आपका हो जाता है विच इज ऑल्सो द सिमेट्री एलिमेंट, वो भी हो गया, ये दोनों हो जाता है आपका नॉन बॉन्डिंग. तो नाउ लेट अस मूव. अब देखो E1 A1G जो मैंने आप लोगों को बताया वो करेक्ट सिमेट्री है 4S के साथ, और वो 4S जो है इसके साथ ही बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, इसलिए ये बॉन्डिंग एंड यहाँ पे देखो इसलिए ये फॉर्मेशन हो गया है A1G बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग. दिस इज वेरी नाइस, नो प्रॉब्लम विद दैट, एनर्जेटिकली भी फेवरेबल है. लेकिन A2U में प्रॉब्लम हो गया है. A2U मैंने आप लोगों को कहा था दैट A2U was in correct symmetry with the 4PZ. नाउ 4P देखो ये इसके साथ हो रहा था, 4P is higher energy as compared to this 4S. That is why अभी हो गया कि मेटल हो गया आपका ऊपर और आपका जो लिगेंड है इन दोनों में एनर्जी गैप काफी ज्यादा हो गया. दैट इज वाई दोनों में एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से इनमें बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग होता तो है, बट
एग्जैक्टली वही स्टोरी है, द एनर्जी गैप इज इनफ हाई, तो उतना अच्छे से फॉर्मेशन नहीं होता है। देन लेट अस मूव ऑन टू द E1U। ना E1U जो है, E1U आपका करेक्ट सिमेट्री था 4p के साथ, 4px एंड 4py। तो यहाँ पे उन्होंने E1U जो है ये बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर लिया और यहाँ पे E1 U star which is the highest in energy यहाँ पे आपका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। देन E1G was correct in symmetry। तो जेरड जो है, तो जेरड किसके साथ होगा, D के साथ, U अनजेरड P के साथ होगा, तो बहुत इजीली आप इस चीज को समझ सकते हो। तो E1G जो है, E1G वो 3dxz एंड 3dyz के साथ सिमेट्री में मैच हो रहा था। तो E1G जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे थे E1G एंड E1G स्टार, ठीक है। And then you have the E2G। So E2G was again formulated in the formation E2G and the E2G star। ना यहाँ पर भी देखो E2G जो आपका यहाँ पे E2G was in correct symmetry with the dxz and the dyz, but the d orbitals and E2G में काफी एनर्जी गैप है। That is why यहाँ पे क्या हो गया, there is enough energy gap। तो यहाँ पे जो E2G केस है, E2G के केस में भी दोनों में बॉन्ड फॉर्मेशन उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा ड्यू टू लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन द मेटल एंड द लिगैंड। इसलिए दोनों में उतना बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग तो हुआ है लेकिन उतना अच्छे से नहीं हुआ है। सिंस इस E2G इज क्लोज टू द 3d ऑर्बिटल, इसीलिए d ऑर्बिटल का जो नाम है वही मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो ये जो E2G है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया E2G किसके साथ था, E2G was in correct symmetry with the dx square minus y square and the dxy orbitals। I repeat, since the E2G bonding molecular orbital ऑफ द मेटल एंड द लिगैंड, इन दोनों में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, तो दोनों में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन तो होता है लेकिन प्रॉपर नहीं हो पाता है बिकॉज द एनर्जी गैप इज इनफ हाई। दैट इज वाई E2G का जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है विच इज क्लोज टू द d orbital, तो उसे हम बोलते हैं ligand base orbital। so this is a ligand base orbital and as because ये ligand जो है, ये ligand का नाम क्या था E2G में, dx square minus y square and dxy, तो E2G का नाम हो गया dx square minus y square and dxy। इन द सिमिलर पैटर्न हमने देखा था दैट ये जो है नॉन बॉन्डिंग, ये भी है आपका A1G नॉन बॉन्डिंग ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड। तो A1G नॉन बॉन्डिंग किसका था, dz स्क्वायर, तो इसका नाम भी हमने dz स्क्वायर रख दिया है। Also in the case of E1G star, now this E1G star you can easily see that this E1G star anti bonding जो है, this is now close to the d orbital। so यहाँ पर भी हमने d orbital जो है E1G was in correct symmetry with xz and yz जो कि pi orbital कर रहे थे, वहां पे मैंने इसका नाम E1G स्टार को dxz and dyz, वही स्टोरी हमने बताया दैट दोनों ऑर्बिटल के बीच अगर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर मेटल के क्लोज रहता है तो वो मेटल बेस्ड हो जाता है, मेटल का नाम होता है, अगर लिगैंड के क्लोज हो जाता है वो लिगैंड बेस्ड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो E2G है और ये जो A1G है और ये जो E1G स्टार है, all of them are close to the ligand, so they are named as per the ligand based orbital। तो बाकी आपका इजीली आई होप आपको समझ में आ गया। नाउ इसमें जो द फर्स्ट 9 ऑर्बिटल्स जो है, सो 1 2 3 में आपका 3 4 5 6 एंड 6 में आपका जो है तीनों जो है डिजेनरेट है, तो 6 + 3 आपका 9 ऑर्बिटल्स। These 9 orbitals are the molecular orbitals and the next 9 total orbitals are 18 and the next 9 orbitals are anti-bonding molecular orbitals। Now in the case of the ferrocene, you know that ferrocene is an 18 electronic species और आपके 9 bonding molecular orbitals है वो completely filled हो जाता है। That is why all the molecular orbitals in ferrocene are completely filled, that results in extra stabilization in ferrocene। तो ये चीज को मैं और सिंप्लीफाई कर दूंगी, आप लोगों को थोड़ा सा एक मेथड बताऊंगी सो दैट यू कैन इजीली रिमेंबर दिस। बहुत अच्छे से आप इस चीज को समझ सकते हो, रिमेंबर भी कर सकते हो। तो देखो ध्यान से देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आप लोगों को बताया दैट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होने के बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने थे वहां पे आपके 2 सेट बने थे, ठीक है। सेट नंबर 1 जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, वहां पे आपको टोटल थे 9 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
ठीक है, तो अगर आप इसे याद कर रखना चाहते हो, यू कैन से 1 1 ट्रिपल टू 1। आई रिपीट 1 1 triple to 1. So 1 1 triple to 1 as the molecular bonding molecular orbitals. ठीक है, टोटल 9 हो गए। मतलब क्या है, 1 1 triple 2 1 2 3 1 1 1 triple to 1। now interestingly जो 1 है आप जानते हो उसका नाम आपका A हो जाता है, ठीक है, और जो डबल हो जाता है उसका नाम आपका E हो जाता है। देखो कितना इजीली आप इस चीज को याद रख सकते हो, ठीक है ना। A विल स्टार्ट विथ 1 बिकॉज A में आपका 2 बार नहीं हो सकता है, सेकेंड आपका 2 हो जाएंगे। तो E जो है ये आपका 2 बार होगा, उसके बाद E2 होगा। एंड लास्ट जो है ये, आई होप यू रिमेम्बर, ये नॉन बॉन्डिंग वाला था, ठीक है, A1G, ठीक है, A1G स्टार। नाउ सी, ये जो था आपका नॉन बॉन्डिंग वाला था, जो कि आपका था 3DZ², जो कि नॉन बॉन्डिंग वाला था। आई होप यू रिमेम्बर। और नीचे से आप क्या स्टार्ट करो, जेरड से स्टार्ट करो, जेरड अनजेरड, उसके बाद आप स्टार्ट करो जेरड, इसके बाद आपका हो जाएंगे अनजेरड, और उसके बाद जेरड, और ऑब्वियसली ये हो जाएंगे आपका जेरड, ठीक है। आई होप यू रिमेम्बर। सो आपको याद रखना है 1 1 ट्रिपल टू 1, तो मतलब आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया है 1 1 ट्रिपल टू। 3 बार आप ऐसे कर दो तो ट्रिपल टू 1 आपका molecular orbital, bonding molecular orbital बन गया। So these are the 9 molecular orbitals which make the bonding molecular orbitals. In the case of the ferrocene क्या हो रहा है, you know that is containing of total 18 electrons. So देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब all the molecular orbital in the case of ferrocene are filled. So this is 18 electronic species and this is the most stable. Why most stable? Because इसके सारे जो molecular orbital है filled. Now see, it is containing 18 और इसके सारे molecular orbital completely filled हो जाता है और anti bonding में एक भी नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को और easy कर देती हूँ। For example, अगर मैं बोलती हूँ कोबाल्टोसिन, अगर ये कोबाल्टोसिन है, ठीक है, सो कोबाल्टोसिन इज 19 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, बहुत इजी हो जाएंगे, मतलब 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज प्लस 1। और आप जानते हो कि 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कंप्लीट कर देते हैं। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाएगा वो जाएगा आपका एंटी बॉन्डिंग में। तो 18 से एक एक्स्ट्रा होगा एंटी बॉन्डिंग। अगर निकेलोसिन होगा, निकेलोसिन में आप जानते हो दिस इज 20 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो आप इसे कैसे कर सकते हो, सो 20 में 18 सारे क्या हो जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो रिमेनिंग 2 है वो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। वेरी इजी हो गया आपको, ठीक है। सो मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी-बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, मोर इज द डिस्टेबलाइजेशन एंड लॉन्गर इज द बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड द लिगैंड, ठीक है। और 1 1 ट्रिपल टू 1 तो आपको याद हो गया है, जो जहां पे 1 है उसका नाम हो जाएंगे ए, और जहां पे 2 है वहां पे 2 ऑर्बिटल होगा उसका नाम हो जाएंगे ई, और आप स्टार्ट करोगे GU तो हो गया आपका। बहुत इजीली आप इस चीज को याद रख सकते हो। तो अगर आप एंटी बॉन्डिंग के बारे में याद रखना चाहते हो तो वो भी आप इजीली याद रख सकते हो। 1 minute स्टूडेंट्स। ओके, एंटी बॉन्डिंग का अगर आप याद रखना चाहते हो तो इफ यू वांट टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला आप कर सकते हो 1 2 1 ट्रिपल टू, 1 2 1 ट्रिपल टू मतलब 1 2 मतलब 2 बार, 1 ट्रिपल टू 3 बार आप बिठा दो, बन गया आपका एंटी बॉन्डिंग 1 2 1 ट्रिपल टू। दिस इज द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। सो ये भी बहुत अच्छे से आप याद रख सकते हो, ठीक है। एंड सो मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो इन दिस पॉइंट यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in anti-bonding molecular orbitals results in destabilization
results in destabilization and result in longer bond length between the metal and the ligand. तो वेरी इजी. तो आई ऑल लेट मी रिकैपिचुलेट वंस अगेन. तो आप जानते हो दैट देयर आर टोटल नंबर ऑफ 9 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स व्हिच कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स. तो फेरोसिन में आपके के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सारे के सारे मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अकोमोडेटेड है. दैट रिजल्ट्स इन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द फेरोसिन. अगर फेरोसिन से कोई ज्यादा है, अगर कोबाल्टोसिन है जो 19 है, मतलब एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन विच रिजल्ट विल गो टू द एंटी बॉन्डिंग. निकोलोसिन 2 इलेक्ट्रॉन विल गो टू एंटी बॉन्डिंग. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेटल मैंगनीज लेती हूँ तो फिर मैंगनीज में आपका हो जाएंगे 17. तो 17 अगर हो जाता है तो फिर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे 18 से और वो bonding molecular orbital में ही रहेंगे. Clear? I hope this is very much clear to you. Now let us move on to the CSIR NET जून 2016 का जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम देख लेते हैं. So वही देखो, फेरोसिन, निकोलोसिन एंड कोबाल्टोसिन है. निकोलोसिन is containing 20 electrons in means 2 electrons in the anti-bonding molecular orbital. And this is containing of 19 electrons, which means 1 electron in the anti-bonding molecular orbital, and this is containing 80 electrons. matlab all of them are in bonding molecular orbital. This is the most stable. So answer kya ho jayenge? A is the most stable, then and the least stable will definitely 20. So the answer is going to be पहले लीस्ट स्टेबल. अच्छा यहाँ पे उन लोगों ने बोला है बॉन्ड लेंथ. सो आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू जिसमें जिसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो निकोलोसिन इज हैविंग मैक्सिमम number of electrons in the anti-bonding molecular, because nicotin having total 20 electrons, so it is having maximum number of electrons in the anti-bonding molecular orbital. तो यहाँ पे maximum number of electrons से it will result in maximum destabilization, and bond length is going to be more. So सबसे ज्यादा bond length आपका हो जाएंगे निकोलोसिन की. ठीक है. सो निकोलोसिन का हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ हो जाएंगे. तो आंसर विल बी पहले निकोलोसिन का सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा क्योंकि इसका 2 इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में, फिर आपको कोबाल्टोसिन का, फिर हो जाएंगे आपका आयरन का. ठीक है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन. दिस इज सीएसआर नेट नवंबर 2020. तो यहाँ पे मैंगनीज दिया है इन द एज द मेटल इन द मेटलोसिन. ठीक है. सो मैंगनीज हैविंग 17 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो फिर द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस. नाउ सी स्टूडेंट्स, मैंने तो ये कितना इजीली, आई होप यू रिमेंबर, मैंने आप लोगों को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या फॉर्मूला बताया था. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मूला हमने आपको बताया था 1 1 2 2 1. मैं फिर से रिकैपिचुलेट 1 1 2 2 1. तो क्या होगा 1 1 3 बार 2 लिखो 1, है ना. जो 1 है उसका नाम हो जाएंगे 2 2 2. जो 1 है उसका नाम ए हो जाएंगे, और जो दो दो करके है इसका नाम ई हो जाएंगे, एंड लास्ट वन इज द 1. यू विल स्टार्ट विथ A1 होता है, A2 होता है, E1 दो बार होगा, नेक्स्ट यू हैव द E2 एंड देन यू हैव द A1. तो यू विल स्टार्ट विद द G U G U G G. कितना इजी हो गया. आई होप दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग. ठीक है. और उसके बाद हम इसे बिठाते जाएंगे. सो मैंगनीज जो है, when you are having 7 electrons in the manganese, and that is why you have total आपका 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17. तो frontier orbitals you can see, you can they are टॉकिंग अबाउट दिस. वहां पे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, लास्ट 2 ऑर्बिटल्स E2G है एंड E1G है. ठीक है. E2G में इलेक्ट्रॉन कितना है, यू कैन सी 4, A1G में 1. सो द आंसर इज बी.
वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। आई होप इसके बाद कोई भी आपका फेरोसिन का जो अगर मेटलोसिन का हेमोडायग्राम आएंगे, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप उसे सक्सेसफुली सॉल्व कर पाओ with all the tricks and with all the concepts, with all the science that I taught you in this video. I hope you like your video. Thank you for watching our video. Thank you.